हरियाणा सरकार ने निजी बस संचालकों को परमिट देने के वर्ष 2016 की स्टेज कैरेज योजना में संशोधन के लिए मंथन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में वीरवार को चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी नेताओं के साथ चर्चा की गई। इस मंथन को लेकर जहां परिवहन विभाग के अधिकारी ये कहते नजर आए कि अभी कुछ सुझाव लिए गए हैं और आने वाले दिनों में रोडवेज कर्मचारियों से सुझाव लिए जाएंगे। आप लोगों को जानकारी है कि जो स्कीम हमने स्टेज कैरेज 2016 के लिए बनाई थी, उस स्कीम में मॉडिफिकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के महीने में आदेश दिया था। उस स्कीम की मॉडिफिकेशन के लिए जब हमने प्रोसेस शुरू किया तो बीच में कोरोना की वजह से डिस्टरबेंस हुई, लेकिन उसके बाद हमने अभी ये वीसी के थ्रू सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ मीटिंग करके जो परमिट के इच्छुक लोग हैं उनकी मीटिंग्स कंप्लीट कर ली और उसी सिलसिले में आज रोडवेज के कर्मचारियों को भी बुलाया था। इन्होंने भी अपने सुझाव कुछ ने आज दिए हैं, कुछ आगे आने वाले 2-3 दिन में देंगे। और जो परमिट मांगने वाले प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में प्रधान एडीसी हैं, एडीसी कम सेक्रेटरी आरटीए, उसके 2 मेंबर्स, एक मेंबर डीसी ऑफिस से सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम और तीसरे मेंबर उसके ज़िला परिषद के सेक्रेटरी। तो ये तीनों मेंबर्स की कमेटी हमें उस ज़िले की स्कीमों के बारे में, परमिट्स के बारे में रिपोर्ट करेगी और साथ में जो और सुझाव हमें रोडवेज की तरफ से आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनका फाइनलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन रोडवेज कर्मचारी नेता इस स्टेज कैरेज योजना के विरोध में नजर आए। रोडवेज कर्मचारी नेता इंद्र सिंह वधाना ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि इस तरह की योजनाओं का अनुभव अच्छा नहीं रहा। निजी बस संचालक लाभ के लिए निवेश करता है। एक बस पर 2 लोगों को ही रोजगार दिया जाता है। दूसरी ओर रोडवेज की एक बस पर 6 लोगों को रोजगार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर इस योजना में संशोधन के लिए मंथन किया जा रहा है। आज परिवहन मंत्री जी की चेयरमैनशिप में विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ एसीएस और डीजी और टीसी समेत हमारी ये चर्चा हुई है और ये है कि हमें जो है मीटिंग का एजेंडा पहले से क्लियर नहीं था। यहाँ आने पे पता लगा है कि मीटिंग जो है स्टेज कैरेज स्कीम जो 2016 है उस पर आज ये मीटिंग थी। हम ये कहना चाहते हैं स्टेज कैरेज स्कीम जो 2016 है वो बिल्कुल एक तरह से गैरकानूनी है, क्योंकि जब वो स्कीम उस टाइम बनी थी उस समय पे न तो उसकी एडवर्टाइज हुई और ना ही किसी वो रीजनल अखबार में छपी और ना ही किसी तरीके का कोई सुझाव और आपत्ति मांगी गई उस पर। उसके बाद आनन फानन में जब इनसे अधिकारी से सरकार से गलती हुई तो 2017 की स्कीम लेकर आई। 2017 की स्कीम वो चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको रद्द कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सरकार ने जो यहाँ हाई कोर्ट में रद्द हो चुकी थी स्कीम, उसको रद्द करने की बजाय मॉडिफाई करने का ये मतलब एक तरीके से वो कर रहे हैं। हमारा इस पे आपत्ति और सुझाव हमने लिखित रूप में दिए हैं और बहुत सारे सुझाव आपत्ति ऐसे हैं कि वो न जनहित में है, न सरकार हित में है और न कर्मचारी हित में है। वर्तमान में जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो 1993 में स्टेज कैरेज स्कीम बनाई थी, ना तो वो ऑपरेटर मूल रूट पे चल रहे हैं, ना लोगों की सेवा दे रहे हैं। वो लाभ के लिए लाभ के रूट पे जाके सेटिंग करके, जैसे भी आरटीए वगैरह से, वो फील्ड में आपने पता ही है किस तरीके से क्या होता है, तो उस तरीके का काम है। वर्तमान में जो पोजीशन है इसके आगे की क्या गारंटी है कि वो जो अब ये कह रहे हैं कि भी हम ऐसे चलाएंगे ऐसे चलाएंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस बताता है उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। तो आगे जो है हम आज जो हमने प्रतिवेदन यहाँ दिए हैं सभी डिपो के जीएम्स के माध्यम से 8 तारीख को, आने वाली 8 सोमवार है, तो हाँ जी 8 जून को सभी जीएम के माध्यम से हमारे विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके नाम एक ज्ञापन हम देंगे और 16 तारीख से 29 तारीख तक, 16 जून से 29 जो जून तक
हम ही अपने अपने कार्यकर्ताओं को सभी डिपोओं में वहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे और अपना पक्ष सभी लोगों में रखेंगे, क्योंकि जो वर्तमान जो 2016 की स्कीम है ये पहले सरकार ने इसका एफिडेविट दिया था रद्द करने का और रद्द वो हो चुकी है। अब दोबारा से ये लेके आए हैं और कोरोना जैसी महामारी में जब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हर तरफ मतलब अविश्वास का आलम है, हर तरफ मतलब महामारी की एक खौफ है, तो इस तरीके से ऐसे मौके पे सरकार ने इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। जो रोडवेज की जो सेवा है, रोडवेज की सेवा को ही और बेटर करके लोगों के बीच में देना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। 2016 की जो कैरेज की जो स्कीम थी उसके अंदर क्या बड़ी खामियां आप मानते हैं, अगर एक कुछ उदाहरण के तौर पर? 2016 की खामी सरकार तब्दीली कर रही है उसमें क्या नहीं, अब सरकार जो है वो पहले तो ये था जो 1993 में शुरुआत की, 1993 में 5 बेरोजगारों की एक कमेटी बनाई। उन बेरोजगारों को 14 किलोमीटर से लेके और 24 किलोमीटर तक के रूट दिए, और वो भी मेन रोड से हटके जो ग्रामीण एरिया है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि उनको मॉडिफाई करके दोबारा 93 से लेके और 2014 तक वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आ गए, और अब जो है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आने के बाद वो स्टेट हाईवे पे भी आ गए, और स्टेट हाईवे पे आने के बाद अब वो कह रहे हैं कि जी हम तो मतलब एक तरीके से वो इंटर स्टेट भी हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि नुकसान क्या नजर आता है? नुकसान ये है, देखो जो प्राइवेट बस है आधा अधूरा रोजगार देती है 2 लोगों को, अविश्वास है रोजगार में। रोडवेज की बस 6 लोगों को स्थायी रोजगार देती है, प्रदेश के बच्चों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा ये है कि जिस तरीके से निर्भया जैसे कांड हुए हैं वो सारे प्राइवेट बसों में हुए हैं, उस तरह की कोई हमारी घटना नहीं हुई है। और पूरे एशिया के अंदर रोडवेज जो है 18 बार लगातार ज़्यादा किलोमीटर कम ईंधन में करने में फर्स्ट आ चुका है, एक्सीडेंट में 1 नंबर पे है, कम दुर्घटनाओं में 1 नंबर पे है। खिताब हमने जीते हैं, सुशोभित है मंत्रियों के और हमारे आला अधिकारियों के। कितनी बसें और कितनी वैकेंसी है 2016 के कैरेज के थ्रू देना चाहिए? 2016 के थ्रू आज अभी पता लगा है कि 425 है, लेकिन अंदर खाते ये 700 हैं बसें। रोजगार उसमें कितना? रोजगार तो आप लगा लो, एक बस पे 2 लोगों को रोजगार। मालिक जो है वो सेवा की नज़र से कोई नहीं आता, मालिक जो पूंजी लगाता है वो मुनाफे के लिए लगाता है। मुनाफा जहाँ होगा तो वहाँ जो भी काम करने वाला उस पर होगा, उसका श्रम का शोषण होगा, और शोषण होगा तो हम शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं यदि प्रदेश की जनता के लिए वाकई में सरकार वेलफेयर करना चाहती है तो प्रदेश के बेड़े में 14,000 नई बसें शामिल करें, और जिससे 84,000 बेरोजगारों को रोजगार और प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, सुलभ और आरामदायक सुरक्षित सेवा मिल सके। ये हम शामिल होने देंगे? इन बसों का हमने मंत्री जी के सामने भी कहा है, हम विरोध करेंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की आड़ ली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ये निर्देश है, सरकार चाहे तो इसको रद्द कर सकती है। सरकार रद्द की बजाय मॉडिफाइज जो शब्द है उसको आगे लेके आ रही है। और हम जो कह रहे हैं, पिछले जो मंत्री जी थे कृष्ण कुमार जी, उनके समय में ये पॉलिसी पूर्णतः रद्द हो चुकी है, ये दोबारा से इसको मॉडिफाई करके ले आ रहे हैं, और ये किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। मंशा लगती है? मनसा तो साफ तौर पे है अपने चहेते पूंजीपति को लाभ देना, सरकार की मनसा तो यही है। सरकार यदि मंत्री के सामने भी हमने तो सवाल उठाया है कि मंत्री जी आप जब जनता में अपील कर रहे थे वोट की, तब तो ये नहीं कह रहे थे कि हम सार्वजनिक सेवाओं को बेचेंगे, तब तो आप कह रहे थे इनका विस्तार करेंगे। विस्तार करने का मतलब ये थोड़ा है कि आप पूंजीपति को देंगे। हम कह रहे हैं कि ये जो है पूंजीपति को देने की बजाय अपने बेड़े में बसों को शामिल करो। रही राजस्व की बात और जो फंडिंग की बात, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो बजट के लिए हमने प्रावधान उसके लिए बताया है, और बजट के लिए हमने ये कहा है कोरोना महामारी में पूरे प्रदेश के कर्मचारी ने दिल खोल के दान दिया है। 1 डे सैलरी भी हमने दी है, बहुत सारे लोग हमारे 10% भी दिए हैं, 20%। कई हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 1 महीने की तनख्वाह भी दी है। उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं यदि फिर भी ज़रूरत है तो हम फिर तैयार हैं हम देने के लिए, परंतु हमारे हिस्से का जो पैसा है, हमारा दिया हुआ पैसा है, वो आप किसी वैसे उसको लौटा दो। और दूसरा एक मैं कहना चाहता हूँ, हर एक विभाग में बीच में ठेकेदार है, ठेकेदार के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट, कच्चा रोजगार लोगों को, यहाँ के बेरोजगारों को दे रखा है। और कच्चे रोजगार में हम ये कह रहे हैं उसकी GST और सर्विस चार्जेस
जो है सरकार को 24% देने पड़ रहे हैं। 24% यदि बीच से ठेकेदार हट जाता है और कच्चा कर्मचारी विभाग के पेरोल पे आ जाता है तो वो 24% पैसा, करोड़ों में है वो पैसा, वो बचेगा। और 5% जो अति धनाढ्य लोग हैं, जो चुनिंदा पूंजीपति हैं, उन पे यदि लगा दिया जाए तो प्रदेश के और देश के खजाने में बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है। आम आदमी को, गरीब आदमी को और मीडियम क्लास है जो, उसको बहुत रियायतें, राहतें दी जा सकती है, परंतु सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए सरकार की मंशा तो साफ नजर आ रही है कि अपने पूंजी के जो इनके लोग हैं उनको ये फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रही है। जनता से कोई सरोकार नहीं, बेरोजगार से कोई सरोकार नहीं। और हमारा जो कार्यक्रम है वो फील्ड में जारी रहेगा। और ये जो महामारी का दौर यदि जैसे जैसे वो होगा, अनलॉक डाउन जो 1 किया है, अनलॉक डाउन के हमने ये प्रोग्राम दिए हैं, नेक्स्ट लॉकडाउन कैसा होगा उसके हिसाब से अगले कार्यक्रम हम देंगे। बिल्कुल नहीं, 16 नहीं, 29 के बाद, 30 तक अनलॉकडाउन 1 है, तो 29 को जैसे ही अगला अनलॉकडाउन की घोषणा होगी, वो किस रूप में होगी, तो उसी तरह का अगला कार्यक्रम हमारा होगा। 16 तारीख से 29 तारीख तक हम अपने जो कार्यकर्ता हैं सभी डिपो, सब डिपो में जाएंगे, कार्यकर्ताओं को सरकार की मंशा से अवगत कराएंगे। आम आदमी पे, आम जो जनमानस है, किसान है, मजदूर है, उसके पास जाके हम सरकार की मंशा को उजागर करेंगे। जो है परिवहन की बस गरीब का रथ है और गरीब के रथ को हम गरीब से छीनने नहीं देंगे, ये कहना चाहते हैं।